Good morning students, this is your Hindi class and today we will continue chapter 12. Chapter 12 अभिकारी शब्द। कल मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो प्रश्न क्या है देखते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है अव्यय का अर्थ है जिसका डैश नहीं होता। ऑप्शन दिए हुए इसमें प्रयोग या व्यय। तो क्या नहीं होता? व्यय। क्या जाएगा? अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय नहीं होता, मतलब जो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा का उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 अव्यय का अर्थ है जिसका डैश नहीं होता। क्या नहीं होता? व्यय नहीं होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा? व्यय। ठीक है। सेकंड है, मैं खाली आंसर लिखूंगी। अच्छा, सेकंड है डैश शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। कौन से शब्द मूल रूप में बने रहते हैं? विकारी या अविकारी? कौन से बने रहते हैं? अविकारी शब्द बने रहते हैं ना। विकारी ऊपर परिवर्तन होता है, लेकिन अविकारी शब्द जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ क्या जाएगा? अविकारी। अविकारी शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। थर्ड है अविकारी शब्दों को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक या अव्यय। तो क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। नंबर 4 है कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के डैश का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण से क्या पता चलता है? उसके स्थान का या समय का। तो किसका पता चलता है? समय का। काल है समय, तो यहाँ पर आ जाएगा समय। रिक्त स्थान है, केवल आंसर आपको लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में भरेंगे। नंबर 5 है धीरे धीरे चलो। यहाँ धीरे धीरे डैश क्रिया विशेषण है। क्या है? धीरे धीरे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, क्योंकि वो रीति दिखा रहा है धीरे धीरे। क्या आएगा? रीतिवाचक। धीरे धीरे क्या आया? धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके। अगला नंबर 6 छींक। कितनी बदबू आ रही है? इस वाक्य में छींक से डैश प्रकट होती है। क्या? घृणा या शोक? छी शब्द क्या प्रकट कर रहा है? घृणा प्रकट कर रहा है, शोक थोड़ी प्रकट कर रहा है। तो यहाँ आ जाएगा घृणा। छी शब्द घृणा प्रकट कर रहा है। ठीक है। अब एक खा सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। तो खा है क्वेश्चन यहाँ, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। पहला यहाँ जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द या विशेषण। किन शब्दों के रूप बने रहते हैं? अविकारी शब्द के। तो हम आंसर में लिखेंगे बा अविकारी
में बा में टिक लगा देंगे। अभिकारी शब्द या फिर टिक लगा देंगे। अब है नंबर 2, अभिकारी शब्द किस स्थिति में अपना रूप बदलते हैं? अभिकारी शब्द किस स्थिति में अपना रूप बदलते हैं? समय बदलने पर, लिंग बदलने पर या कभी नहीं। तो क्या आएगा? अभिकारी शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। तो यहाँ जाएगा कभी नहीं, सा। कभी नहीं पे टिक कर देंगे आप लोग। वह प्रतिदिन पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रतिदिन सा पढ़ता है। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? पढ़ता है ना, तो पढ़ता क्रिया हुई और प्रतिदिन जो हो गया इसका क्रिया विशेषण हो गया। तो नंबर 3 में बा प्रतिदिन, प्रतिदिन क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। अब है नंबर 4, गांव के बाहर जंगल है, इस वाक्य में संबंध बोधक है। क्या संबंध बोधक है? के बाहर, गांव या जंगल। तो क्या के बाहर से संबंध प्रकट हो रहा है ना? तो नंबर 4 पर आंसर सही है। आप टिक लगाइए, के बाहर का। गांव के बाहर जंगल है, पे टिक लग जाएगा। नंबर 5, सीता राम के साथ वन को गई, इस वाक्य में संबंध बोधक है। सीता राम या के साथ। तो सीता और राम का संबंध है, लेकिन इसे किस शब्द से प्रकट हो रहा है? के साथ से। तो सीता राम के साथ वन को गई ना, तो के साथ। यहाँ पर आप सा पे के साथ टिक कर देंगे इस पे। ठीक है। अब है नंबर 6, दो वाक्यों को मिलाने वाले शब्द को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। दो शब्दों के मिलान को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। नंबर 6 वाले में आप बा पे टिक करेंगे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की आपको परिभाषा में कौन सी बताई थी? समुच्चय बोधक दो शब्दों को मिला के करते हैं। ठीक है। नंबर 7, ये मेरा घर है और वह शाम का, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। ये, वह या और। तो क्या होगा? और। यहाँ पर हम 7 पे सा पे टिक करेंगे। ये और वह ने और की समुच्चय बोधक क्या होगा हमारा? और। ठीक है। अब है नंबर 8, वाक्य में आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में आश्चर्य प्रकट होता है वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। इसमें आश्चर्य प्रकट होता है ना, विस्मयादि बोधक में आश्चर्य प्रकट होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं 8 पर लगे हम काट करेंगे, बा पे टिक करेंगे, बा विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब नंबर 9, आहा कितना सुहावना दृश्य है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक है। क्या है विस्मयादि बोधक शब्द? आहा। और सुहावना दृश्य, तो क्या हुआ? आहा। इसमें आप टिक कर देंगे। आहा क्या आया? विस्मयादि बोधक। अब डैश 10 नंबर में है, वह कम बोलता है, इस वाक्य में कम डैश क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? वृत्तिवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। तो कम बोलना क्या हुआ? परिमाणवाचक। तो यहाँ पर हम बा पे टिक कर देंगे।
ये सही गलत हो गए सारे। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, क्रिया विशेषण की परिभाषा। उसका आंसर है नंबर 1, क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम खाओ, तो खाना तो क्रिया हो गई ना, और कम खाओ, कम खाओ क्या हो गया? कम हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है। उत्तर नंबर 2, संबंध बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आंसर क्या हुआ? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। संबंध बोधक का उदाहरण क्या होगा? जैसे के आगे, के नीचे, के बाहर, ऐसे हम लोग संबंध बताते हैं ना। तो ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। अब है उत्तर नंबर 3, समुच्चयबोधक को उदाहरण से बताइए। तो समुच्चयबोधक क्या होते हैं? जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को बनाने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक कहते हैं। समुच्चयबोधक क्या होते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक कहते हैं। ठीक है। उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 4 क्या है? क्रियावाचक, क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं?
कालवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया विशेषण कौन कौन से भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कालवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण से बताना है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण में शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। जैसे गौरव कल आएगा, या तुम अब जा सकते हो। इसमें अब और कल क्या हो गए? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चन आंसर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, इसकी आगे लेक्चर भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।